जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए क्या है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम कोशिका बताए थे, कोशिका के अंदर में क्या क्या पाया जाता है, उसी में अब हमें डीएनए पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका इससे पहले हम लोग पढ़े थे, कोशिका में पढ़े थे कि ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसी में राइबोसोम का निर्माण होता है। फिर ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कोशिका का ब्रेन, इसी को बोलते हैं, न्यूक्लियस को ही कोशिका का ब्रेन बोलते हैं। जैसे अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, ऊर्जा का निर्माण करना। अब ये हो गया गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी का जो वर्क है ये है ऊर्जा का परिवहन करना। जब ऊर्जा जहाँ पे हमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है तो ये जो गाल्जी बॉडी है वो हमें ऊर्जा की पूर्ति करता है, वहाँ पे ले जाकर ये पहुंचाता है, यानी परिवहन का कार्य करता है। फिर हो गया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। लाइसोसोम, जब कोशिका कोई ख़राब होता है तो उसको जो है ये ठीक करता है, इसको साफ करने का काम ये करता है जब कोई कोशिका ख़राब हो जाता है। तो ये हो गया वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है जल संग्रह का कार्य करता है, जल को संग्रह करने का काम वैक्यूल्स करता है। वैक्यूल्स जो है जंतु कोशिका में छोटा होता है और पादप कोशिका में बड़ा होता है। ये हो गया। फिर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका को सहारा प्रदान करता है, यानी जो है कंकाल का काम करता है। इसी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ और एक होता है रफ। स्मूथ और एक होता है रफ। तो रफ वाला पर ही राइबोसोम होता है और राइबोसोम के अंदर में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। ये है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी का जो है खोज किया था कैमिलो गाल्जी। ये है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का खोज किया था डी दुबे। इसके बाद ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और न्यूक्लियस को ही कोशिका का ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन बोलते हैं क्योंकि ये जो है कोशिका का जो है नियंत्रण जो करता है, पूरे कोशिका का नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो ये होता है न्यूक्लियस ही करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन बोलते हैं। अब देखिए ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं ये न्यूक्लियस हो गया। तो इसमें जो है ये अगर ऐसे रहेगा तो एक दूसरे से टकरा जाएगा। तो इसमें द्रव भरा होता है, इसमें कोशिका के अंदर में द्रव भरा होता है इस तरह से, ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं। ये जो है एक दूसरे से टकराए नहीं, इसी में जो है द्रव भरा होता है। इसमें 80% जल होता है, तो इसमें 80% जल भरा होता है। ये हो गया कोशिका के अंदर जो द्रव भरा है उसे कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में भी जो है द्रव भरा होता है, जिसे केंद्रिका द्रव बोलते हैं या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव। अब ये कोशिका के अंदर में जो द्रव भरा है उसको कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये हो गया। देखिए जब केंद्रिका द्रव ये हो गया केंद्रिका द्रव। केंद्रिका के अंदर में जो द्रव भरा है उसे केंद्रिका द्रव। और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के अंदर में जो द्रव भरा है उसे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव यानी केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव जब मिलता है तो जीव द्रव का निर्माण होता है। इसी जीव द्रव को हेक्सले नामक जो व्यक्ति थे वो जीवन का आधार बताए थे। हेक्सले नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि जो जीव द्रव है
वो जीवन का आधार है, क्योंकि इसमें 80% जल ही होता है। अगर जल की थोड़ा सा भी 1-2% भी अगर कमी होता है तो प्यास और हमें प्यास जो है लगने लगता है। और उससे अगर ज़्यादा कमी होने लगे, 10% तक कमी हो जाता है तो लोग जो है मरने लगते हैं। तो ये इसीलिए जो हेक्सले नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का आधार है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म, केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव जब मिलता है तो जीव द्रव का निर्माण होता है। ये हो गया। अब ये न्यूक्लियस का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। अब इसके अंदर में जो है क्रोमोजोम होता है यानी गुणसूत्र होता है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र होता है। जब वैज्ञानिक ने इसे जूम करके देखा, जब वैज्ञानिक ने इसे जूम करके देखा तो इसके अंदर क्रोमोजोम पाया गया। इसको खोल करके जब देखा तो इसमें क्रोमोजोम पाया गया। इस तरह से ये क्रोमोजोम है, ये हो गया क्रोमोजोम। तो जब इसको खोल करके देखा गया, बड़ा करके देखा गया इसको, तो इसमें क्रोमोजोम पाया गया जो कि 23 जोड़ा था, और 23 जोड़ा और जो है संख्या में 46 था। ये जो है गुणसूत्र है। तो यही गुणसूत्र यानी 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं उसी को मिला करके मेरा शरीर जो हम लोग का जो शरीर है वो इसी 23 जोड़े के गुणसूत्र पर यानी फार्मूला पर तैयार किया जाता है, जो फिक्स किया हुआ है कि 23 जोड़ा जब अगर 23 जोड़ा जो है गुणसूत्र रहेगा तो इस तरह का शरीर हम लोग का बनेगा। इसी तरह से जो है एक दूसरे के जो है गुणसूत्र जो है इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे में आते जाते रहता है। इसी के कारण गुणसूत्र के कारण एक दूसरे के जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है, यानी इसी सूत्र पर जो है काम हमेशा करता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये हो गया 46 जोड़ा यानी 23 जोड़ा यानी 46 संख्या में क्रोमोजोम हो गया। जब ये जो क्रोमोजोम है तो क्रोमोजोम का खोज किसने किया? ये हो गया क्रोमोजोम क्रोमोजोम का खोज जो है वोल्डेयर ने किया था। इसका जो है इसके अंदर में इन्होंने देखा कि ये क्रोमोजोम है, तो इसको खोल करके देखा तो ये है 23 जोड़ा क्रोमोजोम यानी संख्या में 46। तो ये क्रोमोजोम की खोज किसने किया? वोल्डेयर ने किया। अब ये क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम को और वैज्ञानिक ने जब आया तो खोल करके देखा तो इसमें देखा गया कि ये डीएनए है। जब क्रोमोजोम को खोला गया तो रिंग की तरह एक संरचना पाया गया, जिसे जो है डीएनए बोला गया। तो ये हो गया डीएनए, ये डीएनए। जब इस तरह से देखा गया कि रिंग की तरह है, जब क्रोमोजोम को खोला गया तो ये रिंग की तरह एक संरचना पाया गया जिसे डीएनए कहा गया। तो डीएनए को सबसे पहले देखा कार्लसबर्ग ने। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा? तो कार्लसबर्ग ने। और जो डीएनए है इसका मॉडल तैयार किया यानी संरचना जो दिया वो वाटसन एवं क्रिक ने दिया। संरचना वाटसन एवं क्रिक ने दिया। इसका मॉडल यानी संरचना किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। अब एक जो है जो हांसन नामक एक जो व्यक्ति थे, उन्होंने जब आया तो ये जो डीएनए था डीएनए को जब और खोल करके देखा तो इसमें इस तरह से जो है संरचना पाया गया। तो ये इन्होंने देखा कि ये जीन है। जब डीएनए को खोला गया तो इसमें पाया गया कि ये जीन है। तो क्रोमोजोम को जब खोल करके देखा गया तो रिंग की तरह एक संरचना पाया गया जिसे हम डीएनए कहा गया। और जब डीएनए को खोल करके देखा गया तो इसमें जीन पाया गया। और जीन के अंदर में जो है ये न्यूक्लियोटाइड पाया गया। जब क्रोमोजोम को खोला गया तो डीएनए को खोला गया तो
जीन, और जीन के अंदर में न्यूक्लियोटाइड पाया गया, न्यूक्लियोटाइड पाया गया। तो ये हो गया आपका क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम हो गया न्यूक्लियस के अंदर में, यानी केंद्रक के अंदर में क्रोमोजोम है। और क्रोमोजोम को जब और जो है खोल करके देखा गया तो रिंग की तरह एक संरचना पाया गया जिसे डीएनए कहा गया। और जब डीएनए को और खोल करके देखा गया तो ये जीन इसमें पाया गया। तो ये हो गया जीन, और जीन के अंदर में न्यूक्लियोटाइड है, जीन के अंदर में देखा गया न्यूक्लियोटाइड को। इसी के अंदर में जो है इन्फॉर्मेशन रहता है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो इन्फॉर्मेशन जो एक दूसरे में आता जाता है उसे इसी के अंदर में, जो जीन के अंदर में ही होता है। जब जीन को समेटा गया तो डीएनए बना, डीएनए को समेटा गया तो क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस में होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। तो इस तरह से ये डीएनए हो गया, ये जीन हो गया, और ये जीन के अंदर में न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब चलिए इसके जो है ये न्यूक्लियोटाइड जो है, इसमें न्यूक्लियोटाइड AT और GC पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड इसमें जीन के अंदर में न्यूक्लियोटाइड जो होता है AT GC यानी एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन और साइटोसिन इसमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में। इसमें जो गुण होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है एक दूसरे से, गुण को एक दूसरे से मतलब ले जाने का काम, एक दूसरे में ले जाने का काम जो होता है ये जीन का होता है। इसी में इन्फॉर्मेशन होता है, गुणसूत्र को एक दूसरे में ले जाने का काम इसका जीन का होता है। तो अब इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड में ATGC होता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होता है, और क्रोमोजोम को जब खोला जाता है तो वो डीएनए होता है, डीएनए को खोला जाता है तो जीन होता है, जीन के अंदर में न्यूक्लियोटाइड होता है। ये देखिए ये जो है इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है RNA, एक होता है DNA। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, RNA और DNA। न्यूक्लिक एसिड हो गया, तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के RNA और DNA हो गया। तो इस तरह से अब हम DNA को पढ़ेंगे। यह हो गया DNA। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, RNA और DNA। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं DNA। देखिए RNA जो होता है ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। RNA प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। इसके जो बाहर में जो संरचना छोटी छोटी जो होती है, इसी से जो है ये जो प्रोकैरियोटिक जो हो गया वायरस और जो बैक्टीरिया हो गया, जितने भी हो गए, ये जो है छोटे छोटे संरचना पाया जाता है। ये सीलिया बोलते हैं, इसको सीलिया बोलते हैं। और जो पूंछ की तरह जो इस तरह से होता है उसको फ्लैजेला बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं। तो ये जो गति करता है सीलिया और फ्लैजेला के कारण ही करता है। तो ये हो गया। अब चलिए DNA के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, DNA और RNA। तो अब DNA पढ़ते हैं। तो DNA में DNA को पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। DNA को ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है दो प्रकार का होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो प्रकार का, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और एक होता है फॉस्फेट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के, न्यूक्लिक एसिड और फॉस्फेट। अब न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, एक होता है शुगर, एक होता है
शुगर, अब एक होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन, एक होता है नाइट्रोजन बेस। तो न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार के, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब शुगर दो प्रकार के होते हैं, शुगर दो प्रकार के होते हैं। एक राइबोज शुगर होता है, राइबोज शुगर हो गया, राइबोज शुगर। अब एक होता है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर। पूछता है कि डीएनए में कौन सा शुगर होता है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है। तो डीएनए में अब एक होता है आरएनए में, तो आरएनए में राइबोज शुगर और डीएनए में कौन सा शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये हो गया। पूछता है कि डीएनए में कौन सा जो है शुगर होता है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए में शुगर कौन सा होता है, तो राइबोज शुगर होता है आरएनए में। अब ये नाइट्रोजन बेस है, तो नाइट्रोजन बेस जो है दो प्रकार के, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पाइरेडेमीन, एक होता है पाइरेडेमीन। तो जो नाइट्रोजन बेस होता है दो प्रकार के, प्यूरिन और पाइरेडेमीन, प्यूरिन और पाइरेडोमीन। अब प्यूरिन हो गया और पाइरेडोमीन, नाइट्रोजन बेस प्यूरिन, नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के, प्यूरिन और पाइरेडोमीन। अब प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन में दो होते हैं, एक होते हैं ए और जी, और पाइरेडोमीन में होता है टी और सी। तो ये हो गया, जैसे इस AT, ये हो गया ATGC, और इसमें जो है गया इस तरह से AGTC। तो प्यूरिन में होता है जो नाइट्रोजन बेस, वो एडेनिन और गुआनिन यानी AG, और पाइरिडोमिन में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो होते हैं थायमिन और साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन। तो ये हो गया, ये गुआनिन, ये गुआनिन, सॉरी ये एडेनिन, ये हो गया गुआनिन, ये हो गया थायमिन, और ये हो गया साइटोसिन। तो ये हो गया एडेनिन गुआनिन, ये हो गया थायमिन और साइटोसिन। तो प्यूरिन में होता है AG और पाइरिडोमिन में होता है TC, यानी पाइरिडोमिन में थायमिन और साइटोसिन होता है और प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन होता है। इसको याद रखेंगे ATGC, ऐसे ATGC ऐसे याद रखेंगे। तो ये जो हो गया ये प्यूरिन में हो गया, और T और C जो हो गया ये पाइरिडोमिन में हो गया। अब देखेंगे कि ये जो है एडेनिन और एडेनिन और थायमिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड के द्वारा। एडेनिन और जो थायमिन होते हैं एक दूसरे से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और ये जो गुआनिन और साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ATGC, जैसे याद रखने के लिए कि 2 किस्में होगा और 3 किस्में होगा, यानी डबल बॉन्ड किस में होगा और ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा। तो ऐसे सीधी आप याद रखेंगे ATGC। अब ATGC हो गया तो इधर वाला जो हो गया वो प्यूरिन हो गया, और इधर वाला जो हो गया वो पाइरिडोमिन हो गया। इधर वाला प्यूरिन और इधर वाला पाइरिडोमिन। और इसी तरह से याद रखेंगे ATGC। तो AT में डबल बॉन्ड और GC में ट्रिपल बॉन्ड, पहले 2 इसके बाद 3, पहले 2 इसके बाद 3। तो ये हो गया AG और ये हो गया TC। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन बेस। पूछेगा कि DNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, तो DNA में जो होता है वो थायमिन होता है। DNA में थायमिन होता है। जैसे कहने का मतलब है कि जब DNA से RNA बनाना होता है, RNA
जब डीएनए से आरएनए बनाना होता है तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए जो आरएनए जब बनाते हैं तो जो थायमिन होता है, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो जो थायमिन है यहाँ पे, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आता है। जैसे ये हो गया डीएनए, ये हो गया डीएनए और ये हो गया आरएनए। तो डीएनए में तो जीसी हो गया, डीएनए में एटीजीसी होता है और इसमें जो होता है ये तीनों होता है, ये तीनों होता है। लेकिन थायमिन के स्थान पर ये एजी तो होगा ही, लेकिन एजी भी होगा और सी भी होगा, यानी एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन भी होगा। लेकिन जो थायमिन है यानी टी है, टी के स्थान पर यहाँ यूरेसिल हो जाता है। तो आरएनए में जो होता है वो यूरेसिल आ जाता है, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। कब? जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं। तो डीएनए में जो हो गया थायमिन हो गया, तो पूछता है कि डीएनए में कौन सा जो है नाइट्रोजन बेस होता है, तो ये थायमिन होता है। क्योंकि जो यूरेसिल जो होता है, जब ये थायमिन को हटाते हैं तो ये यूरेसिल बन जाता है, सॉरी ये थायमिन को जब हटाते हैं तो ये आरएनए बन जाता है, और आरएनए जब बनता है तो यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। यानी इसको चेंज से ही ये जो यूरेसिल आ जा रहा है तो आरएनए बन जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब जो है डीएनए जो है नाइट्रोजन बेस में कौन सा जो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो ये थायमिन होते हैं। और आरएनए में जो होता है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो पूछेगा कि जब आरएनए डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो उसमें जो है थायमिन के स्थान पर क्या आता है, तो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। बाकी सब सेम ही होता है, यानी एडेनिन गुआनिन साइटोसिन होता है और जो थायमिन होता है थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। तो ये था आपका सारा जो है डीएनए के भाग, यानी डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी पॉली मतलब बहुत सारे जो है, बहुत सारे मतलब पॉली मतलब बहुत सारा होता है जो उससे मिलकर बना होता है, तो ये होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार का, शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के, न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार के, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब शुगर है सो दो प्रकार का होता है, शुगर दो प्रकार के, राइबोज शुगर और एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब पूछेगा कि जो है आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो ये राइबोज शुगर पाया जाता है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। ये इतना आप ध्यान रखेंगे। जब हम क्रोमोजोम को खोले थे, जब हम क्रोमोजोम को खोले थे इस तरह से, जब क्रोमोजोम को खोले थे इस तरह से तो बताए थे कि इसमें जो है डीएनए होता है। जब डीएनए को खोला गया तो इस तरह से देखा गया कि इसमें जीन होता है और जीन में न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है यही होता है एजी, एटी और जीसी। चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एटी और जीसी, एडेनिन गुआनिन थायमिन और साइटोसिन होता है। तो ये हो गया जीन के अंदर में, ये डीएनए को खोलने पर जीन और जीन के अंदर में न्यूक्लियोटाइड एटी जीसी। तो ये था आपका। इसके बाद देखते हैं, जब हमें डीएनए से आरएनए डीएनए से आरएनए बनाना होता है। सबसे पहले ये तो डीएनए है, ठीक। जब डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो डीएनए से डीएनए बनना, यानी जो चीज़ है उसी से वही चीज़ बनाना जो है रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए से डीएनए बनना, जैसे ये है डीएनए है, तो डीएनए से जब डीएनए ही बन रहा है तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, यानी इसी को रेप्लिकेशन बोलते हैं। यानी एक ही चीज़ का जो है, जो चीज़ है उसी चीज़ का जो है बार बार निर्माण हो रहा है तो उसी को रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो डीएनए से डीएनए ही बन रहा है तो उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे। अब हो गया ये डीएनए से जब हमें आरएनए बनाना हो, डीएनए से जब हमें आरएनए बनाना हो तो उसको क्या बोलेंगे, आरएनए। डीएनए से आरएनए बनाना हो तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये हो गया डीएनए से जब आरएनए बनाते हैं तो उसको
ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अभी हम बताएं कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। डीएनए में होता है एटी और जीसी। डीएनए में एटीजीसी होता है, लेकिन आरएनए में एटी और ये सी तो होता ही है, एटी और सी, और थायमिन के स्थान पर यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। किसमें? जो है आरएनए में आता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो यहाँ पे थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया डीएनए से जब आरएनए बना रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से डीएनए बनाएंगे, जब आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स हो रहा है, इधर से रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनना इधर से इधर आ रहा है तो रिवर्स हो रहा है, तो ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हो गया। जब इसी को बोलते हैं आरटीपी, इसी को आरटीपीसीआर बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन इसी को बोला जाता है। जब आरएनए से डीएनए जब होता है तो इसके लिए आरटीपीसीआर होता है। जब आरएनए से डीएनए बनाना होता है तो उसके लिए आरटीपीसीआर होता है, आरटीपीसीआर जांच। तो इसी को आरटीपीसीआर को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। ये हो गया। अब देखिए डीएनए से आरएनए बन गया है, अब आरएनए से हमें प्रोटीन बनाना है। आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। जब आरएनए से प्रोटीन बनाना होता है तो प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनाना होता है उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। फिर प्रोटीन से नहीं बनता है ये, फिर लास्ट हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, यानी डीएनए से डीएनए बन रहा है, जो चीज़ है उसी से वही चीज़ बार बार बन रहा है, तो रेप्लिकेशन उसको बोलते हैं। यानी डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से डीएनए बनना इधर से रिवर्स हो रहा है इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसी के लिए आरएनए से डीएनए के जांच के लिए आरटीपीसीआर होता है, तो इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। अब आरएनए से प्रोटीन जब बनाना होता है तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनाना होता है तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये था आपका डीएनए के बारे में पूरा जानकारी जो आपको हम बता दिए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानना ज़रूरी था। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।